भाई उस रात नंबर 9 के इलाके में ऐसा भयानक भूकंप आया कि मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं लड़खड़ाता हुआ खिड़की की तरफ भागा और बिना सोचे समझे सीधे बाहर छलांग लगा दी। कूदने के बाद साला मुझे याद आया कि मैं तो 15वीं मंजिल पर रहता हूँ। पर किस्मत का मजाक देखो, अभी मैं जमीन पर गिरा भी नहीं था कि भूकंप वहीं रुक गया। सुबह सुबह न्यूज आई, आज सुबह तड़के 2:33 बजे 5.7 तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें पूरे इलाके में सिर्फ एक इंसान की मौत हुई और 32 लोग मामूली रूप से घायल हुए। साफ बात थी, बिना किसी शक के वो इकलौता मरने वाला बदनसीब मैं ही था। मरने के बाद मैं आत्मा बनकर यहाँ वहाँ हवा में मंडरा रहा था, तभी अचानक यमलोक के 2 खतरनाक जल्लाद जैसे यमदूतों ग्वेच से मेरी टक्कर हो गई। उन्होंने मुझे पकड़ा और घसीटते हुए अपने सीनियर ऑफिसर के सामने खड़ा कर दिया। उस यमदूत ने अपनी मोटी सी यम पुस्तिका शंसित के पन्ने पलटे, पर साला उसमें मेरा नाम कहीं था ही नहीं। वो भी चकरा गया और बोला, इसका नाम तो लिस्ट में है ही नहीं, चलो इसे सीधे पाताल लोक ले चलते हैं और किंगफिशर यानी यमराज मिंगजुएन से ही पूछते हैं। अब ये यमलोक पहुंचते ही मुझे एक छोटी सी कालकोठरी में बंद कर दिया गया। कुछ ही देर में दरवाजा खुला और साक्षात यमराज अंदर आए। उन्होंने अपनी सीक्रेट महा पुस्तिका शंसिब्बू चेक की और चौंक कर बोले, अरे तुम्हारी उम्र तो अभी और बची है, तुम्हें तो अभी और जीना था, तुम्हें तुरंत वापस धरती पर जाना होगा। यह सुनते ही मैं तो खुशी से उछल पड़ा। अरे सच में महाराज, मैंने तो अभी तक इस दुनिया के मजे भी नहीं लूटे। तभी यमराज ने एक ठंडी सांस ली और बोले, खुश मत हो, हमारे पास जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक तुम्हारी डेड बॉडी को हॉस्पिटल वालों ने तुम्हारी मौत के तुरंत बाद ही जलाकर राख कर दिया है। अब तुम राख बन चुके हो तो कौन से शरीर में वापस जाओगे? मेरा तो दिल ही बैठ गया। लेकिन तभी यमराज ने मुझे एक गुड न्यूज दी। उन्होंने बताया, किस्मत अच्छी थी तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारी बॉडी को जलाने से पहले तुम्हारी फैमिली ने तुम्हारे सारे ऑर्गन्स अंग डोनेट कर दिए थे। अब तुम उन लोगों के शरीर में पनाह तीसू ले सकते हो जिन्हें तुम्हारे अंग मिला है, बशर्ते वो इसके लिए राजी हों। इतना कहकर यमराज ने मुझे एक पर्ची थमाई जिस पर उन 3 खुश नसीबों की डिटेल्स लिखी थी जिन्हें मेरे ऑर्गन्स मिले थे। मुझे उनके सपनों में जाकर उनसे बात करनी थी। अगर वो मना कर देते तो मैं उनके शरीर में जबरदस्ती घुस नहीं सकता था और मैं रास्ते चलते किसी भी ऐरे गहरे इंसान के शरीर में नहीं घुस सकता था, क्योंकि हर आत्मा का कनेक्शन सिर्फ उसके अपने या उसके अंगों से जुड़े शरीर से ही होता है। यमराज ने मुझे एक हल्की सी चमकने वाली सफेद जादुई मणि यूपे दी जो यमलोक के दरवाजे का पास थी। उन्होंने कहा, यह मणि तुम्हारी आत्मा को धरती पर 3 महीने तक बिखरने से बचाएगी। अगर 3 महीने में कोई शरीर नहीं मिला तो तुम्हारी आत्मा बिखर जाएगी, तुम अपनी यादें खो दोगे और एक खूंखार पिशाच लीगवे बन जाओगे। फिर तुम्हारा वजूद हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा और तुम कभी दोबारा जन्म नहीं ले पाओगे। वहां से निकलने से पहले मैंने उन 3 लोगों की प्रोफाइल देखी। पहला था करोड़ों की संपत्ति का मालिक एक यंग अमीर बिजनेसमैन, दूसरी थी फिल्म इंडस्ट्री की एक फ्लॉप हो चुकी पुरानी एक्ट्रेस और तीसरा था बचपन से अंधा एक छोटा बच्चा। अब भाई लड़का लड़की का चक्कर था तो एक्ट्रेस के शरीर में जाना अजीब था और छोटे बच्चे को डराना मैं नहीं चाहता था, इसलिए मैंने सबसे पहले उस अमीर करोड़पति को चुना और सीधे धरती की तरफ उड़ चला। पर भाई जैसे ही मैं धरती पर पहुंचा मेरे होश उड़ गए। वहां पूरा 1 साल बीत चुका था। तब मुझे समझ आया कि यमलोक का एक दिन धरती के पूरे 1 साल के बराबर होता है। तभी सामने से एक जॉगिंग करता हुआ बंदा आ रहा था। मैं डर कर साइड होने लगा, पर वो साला सीधे मेरी बॉडी के आर पार निकल गया। मैं चिल्लाया, ओह माय गॉड, क्या अब मैं भूतों की तरह हर चीज के आर पार जा सकता हूँ? लेकिन अगले ही पल हकीकत ने मेरे मुंह पर करारा तमाचा मारा। मैं बड़े एटीट्यूड में गाड़ियों को इग्नोर करते हुए सड़क पार कर रहा था। तभी एक तेज रफ्तार कार ने मुझे जोरदार टक्कर मार दी। मैं किसी प्लास्टिक के थैले की तरह हवा में 3 बार गोल गोल घूमा और सीधे जमीन पर आ गिरा, पर उस कार को एक खरोंच तक नहीं आई। तब जाकर मुझे भूतों के नियम समझ आए। मैं सिर्फ एक अदृश्य हवा की तरह था। जो चीजें जिंदा हैं जैसे पेड़ पौधे इंसान जानवर, मैं उनके आर पार जा सकता था, पर जो चीजें बेजान हैं जैसे दीवार कार दरवाजा, मैं उनसे टकरा जाता था। साला फिल्मों में सब झूठ दिखाते हैं। अब मुझे उस अमीर बंदे ये फेंग को ढूंढने शहर जाना था तो मेरे पास कोई जादुई शक्ति नहीं थी। मुझे आम इंसानों की तरह या तो पैदल चलना था या चुपके से किसी बस ट्रेन में सफर करना था। बड़ी मुश्किल से धक्का खाते हुए मैं ये फेंग के आलीशान बंगले के बाहर पहुंचा, पर साला मैं दरवाजे के आर पार नहीं जा सकता था। मजबूरन मैं भिखारी की तरह उसके दरवाजे पर बैठकर उसके ऑफिस से लौटने का इंतजार करने लगा। ये फेंग कोई मामूली आदमी नहीं था। ये लोंगयुए टेक्नोलॉजी ग्रुप का चेयरमैन था जिसकी नेटवर्थ 10 अरब से ज्यादा थी और वो पूरे स्टेट के टॉप यंग बिलियनियर्स की लिस्ट में नंबर 1 पर था। 3 साल पहले उसे किडनी की गंभीर बीमारी यूरेमिया हो गई थी और किस्मत से मेरी किडनी उससे मैच कर गई। मेरी किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद अब वो मज्जे से नॉर्मल लाइफ जी रहा था। बस उसे रोज एंटी रिजेक्शन दवाइयां खानी पड़ती थी। रात के 10-30 बजे आखिरकार ये फेंग घर लौटा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला मैं बिल्ली की तरह फुर्ती से उसके पैरों के बीच से घर के अंदर घुस गया। अंदर अंधेरा था। मैं अभी खड़ा ही हुआ था कि अचानक एक बड़ा सा काला साया गुर्राते हुए मेरी तरफ लपका। वो ये फेंग का पालतू कुत्ता आदाई था। ये फेंग नीचे झुककर अपने जूते
जूते उतार रहा था और आ दाई उसकी गोद में चढ़कर लाड कर रहा था। पर अचानक आ दाई की नजर मुझ पर पड़ी। उसकी रीढ़ के बाल खड़े हो गए और वो सीधे मेरी तरफ घूरते हुए अंदर ही अंदर गुर्राने लगा। ये फेंग को कुछ समझ नहीं आया। उसने बस प्यार से आ दाई के सिर को सहलाया ताकि वो शांत हो जाए। मैंने भी उस कुत्ते की तरफ देखा और अपनी आत्मा की एनर्जी से उसे इशारा किया कि मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ। धीरे धीरे आ दाई की बॉडी रिलैक्स हुई पर उसकी आंखें अभी भी मुझ पर टिकी थीं। मैं जाकर हॉल के सोफे पर बैठ गया और घर को देखने लगा। टीवी कैबिनेट पर एक खूबसूरत फोटो फ्रेम था जिसमें ये फेंग एक बेहद प्यारी लड़की को बाहों में जकड़े हुए था और वो लड़की उसके सीने से लगकर मुस्कुरा रही थी। आ दाई को जब यकीन हो गया कि मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा तो उसका डर खत्म हो गया। वो पूंछ हिलाता हुआ मेरे पास आया और मुझे सूंघने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे रात बढ़ी। ये फेंग ने एक लंबी जम्हाई ली और सोने के लिए अपने बेडरूम की तरफ चला गया। जब बेडरूम से उसके खर्राटों की आवाज आने लगी तो मैं उठकर उसके दरवाजे पर गया। कुत्ता आ दाई भी दबे पांव मेरे पीछे पीछे आ रहा था। मैंने मुड़कर उसे एक प्यारी सी स्माइल दी और फिर अपनी आंखें बंद करके सीधे सोते हुए ये फेंग के सीने के अंदर गोता लगा दिया। अगले ही पल मैं ये फेंग के सपने के अंदर खड़ा था। सपने का नजारा बड़ा अजीब था। ये फेंग एक टेबल पर बैठा बड़े चाव से भुनी हुई किडनियां कौयाज ठूस रहा था। मैं चुपचाप गया और उसके ठीक सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। उसने झटके से मुंह में कबाब दबाते हुए मुझे देखा और चिल्लाया, ए तुम कौन हो बे? मैं अभी कुछ बोलने ही वाला था कि वो अपनी प्लेट को अपनी तरफ खींचते हुए गुस्से में बोला, सुन लो, चाहे जो हो जाए मैं अपनी भुनी हुई किडनियां किसी को नहीं दूंगा। दूर रहो मुझसे। इस पागल और अजीब इंसान को देखकर मैंने अपना सिर पीट लिया और बेबसी से कहा, अरे भाई, मैं तुम्हारी किडनियां छीनने नहीं आया हूँ। मामला जरा सीरियस है। तुमने कुछ समय पहले किडनी ट्रांसप्लांट करवाया था ना? जिस बंदे ने तुम्हें वो किडनी डोनेट की थी वो मैं ही हूँ। यह सुनते ही ये फेंग ने कबाब चबाना बंद किया। उसकी आंखें गोल हो गईं और वो बोला, क्या? तो तुम अपनी किडनी मुझसे वापस मांगने आए हो? ओहो, मैं समझ गया। तुम मुझे खाता हुआ देखने नहीं आए। तुम साला मेरी ही बॉडी से मेरी किडनी चुराने आए हो। भागो यहाँ से। मैंने चिल्लाकर कहा, अरे ओ भाई, मेरी पूरी बात तो सुन लो पहले। मैं तुम्हारी किडनी छीनने नहीं आ सकता क्योंकि मैं मर चुका हूँ। मैं इस वक्त एक भूत हूँ और तुम्हारी आत्मा से बात करने के लिए तुम्हारे सपने में आया हूँ। भूत? ये फेंग ने राहत की सांस ली और कहा, साले भूत हो तो पहले बताना था ना। मुझे लगा मेरी किडनी खाने आया है। पर याद रखना, भले ही तुम भूत हो, मेरी किडनियों के कबाब को हाथ भी मत लगाना। अरे भाई, किडनियों के अलावा तुम मुझसे दुनिया की कोई भी बात कर लो, सब पर सौदा मंजूर है। ये फेंग ने कबाब चबाते हुए हड़बड़ा कर कहा। उसकी बातें सुनकर मैं समझ गया कि साला इस यूरेमिया किडनी की बीमारी ने इसके दिल में ऐसा डर बिठा दिया है कि इसे हर वक्त बस यही टेंशन रहती है कि कहीं इसकी किडनियां फिर से जवाब न दे दें। मैंने गहरी सांस ली और सीरियस होकर कहा, देखो भाई, मैं यहाँ कोई मजाक करने नहीं आया हूँ। असल में मेरी उम्र अभी बची हुई थी, इसलिए यमदूतों ने मुझे वापस धरती पर भेज दिया। लेकिन दिक्कत यह है कि मेरी असली बॉडी को हॉस्पिटल वालों ने जलाकर राख कर दिया है। अब मेरे पास रहने के लिए कोई शरीर नहीं बचा। क्या मैं तुम्हारे इस शरीर में पनाह दीसू ले सकता हूँ? वैसे भी तुम्हारी इस बॉडी के अंदर मेरी ही तो एक किडनी धड़क रही है। हक तो बनता है मेरा। ये फेंग ने अपनी किडनियों की प्लेट मेरी तरफ बढ़ाई और डरे हुए चेहरे से बोला, भाई एक काम कर, तू मेरी ये भुनी हुई किडनियां ही खा ले। मैंने गुस्से में उसके सिर पर हाथ मारते हुए कहा, साले, मैं तेरी किडनियां क्यों खाऊंगा? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम पागल खाने से भाग कर आए हो क्या? लो, एक कबाब तुम खाओ और इसके बाद मैं तुम्हें खुद वापस पागल खाने छोड़कर आता हूँ। साला हद हो गई। ये अजीब इंसान मुझे ही साइको समझ रहा था। मैंने झुंझलाकर कहा, ओए ओए, तुम इस वक्त अपने सपने के अंदर हो, होश में आओ। क्या तुम जागते में किसी भूत को कबाब खाते देखते हो? पर ये फेंग टस से मस नहीं हुआ। उसने तिरछी नजरों से मुझे देखा और बोला, अरे जाना भाई, तुम भूतों के नाम पर मुझे चूना लगा रहे हो क्या? रात को भूतों वाली कहानियां सुनाकर डरा रहे हो? जब मैंने देखा कि ये गधा सीधे सीधे मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा तो मैंने टेबल पर रखी बियर की बोतल उठाई और सीधे उसके मुंह पर दे मारी। बियर की ठंडी बौछार लगते ही ये फेंग हड़बड़ा कर सीधा बिस्तर पर उठ बैठा। उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि वो अपने बेडरूम में अकेला था। उसने राहत की सांस ली। ओह, तो सच में कोई सपना था। उसने इसे वहम समझा और चादर तानकर फिर से सो गया। लेकिन साले को ये नहीं पता था कि मैं इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ। जैसे ही वो दोबारा सोया, मैं सीधे उसके दूसरे सपने में घुस गया। बेडरूम जैसी दिखने वाली एक जगह पर वो खड़ा था। मुझे देखते ही वो चिल्लाया, तुम कौन हो? तुम्हें अंदर आने की इजाजत किसने दी? श्याओली। ओ श्याओली, असिस्टेंट, जरा अंदर आना। मैंने उसका मुंह दबाते हुए कहा, अरे चिल्लाओ मत भाई, हम अभी तो मिले थे पिछले सपने में जहाँ तुम किडनियों के कबाब ठूस रहे थे। याद आया? ये फेंग का दिमाग भन्ना गया। उसने चारों तरफ देखा और जब उसे समझ आया कि वो फिर से सपने में है तो वो थोड़ा रिलैक्स हुआ और बोला, अच्छा तो वो तुम ही हो? हाँ भाई, अब बताओ क्या आफत आ गई है? मैंने हाथ पैर मारकर उसे पूरी कहानी दोबारा समझाई कि कैसे यमराज ने मुझे भेजा है और मुझे एक शरीर की जरूरत है। मेरी पूरी राम कथा सुनने के बाद ये फेंग ने बिना सोचे समझे सीधे मना कर दिया। बॉस, ये नहीं हो पाएगा, कंफर्टेबल नहीं है। पर क्यों भाई? मैंने हैरान होकर पूछा। तुम मुझे बस एक छोटा सा बैक्टीरिया समझ लो जो तुम्हारी बॉडी में रहेगा। मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ में जरा सा भी दखल नहीं दूंगा, बॉडी में रहेगा। ये फेंग ने सिर हिलाया और बोला, अगर तुम मेरी बॉडी के अंदर आ गए तो साइकोलॉजी की भाषा में मैं डबल पर्सनैलिटी, दोहरी आत्मा वाला मरीज बन जाऊंगा। लोग मुझे सीधे मेंटल हॉस्पिटल भेज देंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर तुमने धोखे से मेरे शरीर पर कब्जा कर लिया तो मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगा? मैंने सफाई देते हुए कहा, मैं वैसा धोखेबाज इंसान नहीं हूँ भाई। और वैसे भी यमलोक का नियम है कि मैं किसी के शरीर में तभी रह सकता हूँ जब उस शरीर का मालिक खुद अपनी मर्जी से हाँ कहे। मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता। ये फेंग ने कहा, मैं मानता
जानता हूँ कि तुम बुरे इंसान नहीं हो, लेकिन भाई तुम आखिर में एक भूत ही हो और मैं भूतों की बातों पर भरोसा नहीं करता। चलो अब हटो, मुझे बहुत सारे काम है। मैंने अपना सिर पीट लिया। अरे ओ भाई, तुम इस वक्त सो रहे हो? सपने में कौन सा बिजनेस डील फाइनल करना है तुम्हें? खैर भाई, मैंने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, साम दाम दंड भेद सब लगा दिया, पर वो अड्डा रहा। आखिरकार मैंने हार मानकर कहा कि तुम इस बारे में आराम से सोचो। मैं उसी के घर पर रुक गया। अब मेरा रोज का काम हो गया था। हर रात जैसे ही वो सोता, मैं उसके सपने में घुस जाता और भूत की तरह उसके पीछे पड़ जाता। पर साला वो अमीर बंदा भी एकदम फौलाद निकला। उसके चेहरे पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। एक दिन वो रोज की तरह सपने में जो करना है करो बोलकर आराम से पीठ मोड़कर चला गया। जब मुझे लगने लगा कि यहाँ दाल नहीं गलने वाली और मुझे अब किसी और को ढूंढना चाहिए, तभी एक शाम मैंने कुछ अजीब देखा। ये फेंग एक फूलों की दुकान पर गया और वहां से उसने ताजे फूलों का एक बेहद खूबसूरत गुलदस्ता खरीदा। घर आकर उसने डाइनिंग टेबल पर तरह तरह के शानदार पकवान सजाए और अकेले ही कुर्सी पर बैठकर रेड वाइन का एक ग्लास भर लिया। मैं उसके बगल में हवा में तैरते हुए चिल्लाया, ओ भाई, तुम अकेले अकेले क्या दावत उड़ा रहे हो? तभी मुझे याद आया, अरे यार, मैं भी भूल जाता हूँ, इस वक्त हम सपने में नहीं हैं, ये तो हकीकत है और वो मेरी आवाज नहीं सुन सकता। तभी अचानक ये फेंग ने ग्लास उठाया, खाली हवा में देखते हुए मुस्कुराया और बोला, तुम इस वक्त मेरे सपने में नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हारी आवाज नहीं सुन सकता, लेकिन अगर तुम मुझे सुन पा रहे हो तो चुपचाप बैठो और जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। मैं हैरान होकर सोफे पर बैठ गया। ये फेंग ने वाइन का एक घूंट लिया और अपनी कहानी सुनाने लगा। तुम्हें पता है, असल में मैं एक अनाथ हूँ। इस शहर के एक छोटे से गांव में सब लोगों के घरों से मांगकर खाना खाकर मैं बड़ा हुआ हूँ। जब मैं 16 साल का था तब मैंने वो गांव छोड़ा और किस्मत आजमाने इस बड़े शहर में आ गया। मैं एहसान मानने वाला इंसान हूँ। जब मेरे पास पैसा आया तो मैंने सबसे पहले अपने उस गरीब गांव में पुल बनवाए, सड़कें ठीक करवाई, बूढ़ों के लिए आश्रम और बच्चों के लिए स्कूल बनवाए। हमारा गाँव भले ही गरीब था पर वहाँ के लोग बहुत सीधे और दिल के साफ हैं। जब 3 साल पहले मैं मौत की कगार पर था तो गाँव का हर एक शख्स अपनी किडनी मुझे देने के लिए तड़प रहा था, पर साला किसी का ब्लड ग्रुप मैच ही नहीं हुआ। उसने अपनी आंखें पोंछी और मेरी तरफ देखते हुए कहा, मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ। पिछले साल जो भूकंप आया था, मैंने न्यूज में तुम्हारी फोटो देखी थी। मुझे अंदाजा नहीं था कि जिस इंसान की वजह से आज मैं जिंदा हूँ और अपने गांव वालों की मदद कर पा रहा हूँ वो तुम हो। इस जिंदगी के लिए मैं तुम्हारा हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हें अपना शरीर नहीं दे सकता क्योंकि मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा काम अभी अधूरा है। उसने टेबल पर रखे फोटो फ्रेम की तरफ इशारा किया। तुमने इस लड़की को देखा? ये मेरी मंगेतर है, पर वो लापता है। आज उसके गायब होने की ठीक 8वीं एनिवर्सरी बरसी है, जब वो सिर्फ 15 साल की थी। तुमने इस लड़की पारत की तब मेरे साथ इस अनजान शहर में आई थी। हम दोनों ने साथ में मजदूरी की, साथ में पैसे कमाए, साथ में बिजनेस खड़ा किया और फिर साथ मिलकर गांव के लोगों की मदद की। लेकिन जब हमारी शादी होने वाली थी, वो एक बिजनेस डील के सिलसिले में कार से बाहर गई और उसका एक्सीडेंट हो गया। उसकी कार एक गहरी नदी में गिर गई और आज तक उसकी बॉडी या कार का कोई सुराग नहीं मिला। मैं आज भी रोज इस दरवाजे को देखता हूँ कि शायद किसी शाम जब मैं घर लौटूं तो वो यहाँ खाना बनाकर मेरा इंतजार कर रही हो। इसीलिए मैं तुम्हें अपना शरीर नहीं दे सकता भाई। मुझे डर है कि अगर मैंने तुम्हें पनाह दे दी तो जिस दिन मेरी वो पुरानी मोहब्बत वापस लौटेगी, मैं अंदर से वो पुराना और प्योर इंसान नहीं रह जाऊंगा। ये फेंग की ये दर्द भरी दास्तान सुनकर मेरा दिल पसीज गया। मैंने तय कर लिया कि अब मैं इस सच्चे आशिक को और परेशान नहीं करूंगा। मैं चुपचाप अपनी वो जादुई मणि लेकर वापस यमलोक दीफू पहुंच गया। मैंने यमराज मिंगवेन के सामने जाकर गुहार लगाई कि महाराज, जरा अपनी सीक्रेट फाइल्स देखकर बताइए कि ये फेंग की मंगेतर जिंदा भी है या मर चुकी है। यमराज ने अपने कंप्यूटर और शंसिबू को खंगाला और एक ठंडी सांस लेकर बोले, अफसोस, उस लड़की की मौत उसी एक्सीडेंट में 26 साल की उम्र में हो चुकी थी और वो अब तक दूसरा जन्म तौथे ज्वंशी भी ले चुकी है। और सुनो, ये फेंग की किस्मत में भी अब सिर्फ 10 साल की जिंदगी और बची है। मेरी मानो तो तुम किसी दूसरे इंसान का शरीर ढूंढ लो। जब मैं ये दुखद खबर लेकर वापस ये फेंग के घर पहुंचा तो मुझे बंगले के बाहर एक अजीब नजारा दिखा। ये फेंग की पर्सनल फीमेल सेक्रेटरी महिला सचिव दबे पाम उसके घर से बाहर निकल रही थी। मैं हवा में तैरता हुआ उसके पीछे गया तो वो फोन पर किसी से फुसफुसाकर बात कर रही थी। उसने फोन पर कहा, हाँ, काम हो गया है। मैंने चालाकी से ये फेंग की वो एंटी रिजेक्शन वाली असली दवाइयां हटाकर उसकी जगह नकली दवाइयां रख दी हैं। ये सुनते ही मेरा खून खौल उठा। साले गद्दार लोग इस भले आदमी की जान लेने पर तुले थे। रात को जब ये फेंग थका हारा घर लौटा तो जैसे ही उसने दरवाजे का लॉक खोला, उसे शायद मेरी आत्मा की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसके हाथ हवा में ही रुक गए। उसने मुड़कर ठीक उसी जगह देखा जहां मैं खड़ा था, पर वो कुछ देख नहीं पाया और अंदर चला गया। रात को जब वो गहरी नींद में सोया तो मैं बिना देर किए उसके सपने के अंदर दाखिल हो गया। सपना एक घने कोहरे से घिरा हुआ था। मुझे देखते ही ये फेंग बिल्कुल नहीं चौंका, बल्कि उसने शांति से पूछा, तुम कुछ दिनों से गायब थे, कहाँ चले गए थे? उसे क्या पता कि साला वो मुझे महसूस भी कर सकता था। मैंने सीरियस होकर कहा, मैं तुम्हारे लिए ही यमलोक गया था, तुम्हारी मंगेतर का पता लगाने। ये सुनते ही ये फेंग का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसकी सांसें अटक गईं। बताओ, इतने साल हो गए हैं, मैं अंदर से हर सच का सामना करने के लिए तैयार हूँ। मैंने डूबती आवाज में कहा, वो अब इस दुनिया में नहीं है। उसी एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी और यमराज ने बताया कि उसने अब तक दूसरा जन्म भी ले लिया है। भले ही ये फेंग खुद को मजबूत दिखा रहा था, पर इस कड़वे सच को सुनते ही उसके पैर कांपने लगे। वो सीधे घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया और अपने दोनों हाथों से चेहरा ढककर पागलों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। इतने बड़े अरबपति को एक बच्चे की तरह टूटते देखना
बहुत दर्दनाक था। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा सपने में और कहा, एक और बात, यमराज ने तुम्हारे लिए एक मैसेज भेजा है। जो किस्मत में लिखा है वो मिलकर रहेगा, और जो किस्मत में नहीं है उसके लिए जबरदस्ती मत करो। अब वो किसी और रूप में इस दुनिया में है, उससे मिलना है या नहीं, ये फैसला पूरी तरह तुम्हारा है। यह सुनते ही ये फेंग की आंखें खुल गईं। वो बिस्तर पर उठ बैठा। उसका पूरा तकिया आंसुओं से भीग चुका था। अगली सुबह ये फेंग का चेहरा एकदम गंभीर था। वो सुबह ही बिना किसी से कुछ कहे घर से निकल गया। इस बार मैं उसके पीछे नहीं गया क्योंकि मैं उसे थोड़ा स्पेस देना चाहता था। रात को जब वो लौटा तो उसका चेहरा एकदम शांत और सुकून से भरा हुआ था, मानो उसने अपने दिल का सबसे बड़ा बोझ उतार दिया हो। जैसे ही वो सोया, मैं आखिरी बार उसके सपने में गया। मैंने पूछा, तो आज तुम उससे मिलाए? उसने मुस्कुराकर सिर हिलाया। हाँ, देख आया उसे। अब मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया है। सुनो भाई, अब तुम चाहो तो मेरे इस शरीर में खुशी खुशी रह सकते हो, मुझे कोई एतराज नहीं है, मैंने हंसते हुए कहा। अब छोड़ो भाई, मैंने अपना इरादा बदल दिया है। मैं अब किसी और का शरीर ढूंढ लूंगा। तुम इस शहर के सबसे अमीर और भले आदमी हो, तुम ऐसे ही दुनिया की मदद करते रहो और चमकते रहो। हाँ, पर जाते जाते एक जरूरी बात सुन लो। तुम्हारी वो सेक्रेटरी धोखेबाज है। उसने तुम्हारी वो किडनी वाली असली दवाइयों को नकली दवाओं से बदल दिया है। ये फेंग की आंखों में एक ठंडी चमक आई। उसने कहा, मुझे अंदाजा था। थैंक यू भाई, अब मैं इसे अपने तरीके से हैंडल कर लूंगा। अगली सुबह सूरज निकलते ही मैं ये फेंग का घर छोड़कर हमेशा के लिए निकल गया। सच बताऊं भाई तो ये दोबारा जिंदा होने का प्रोसेस साला बहुत सिरदर्दी वाला काम है। अब लिस्ट में सिर्फ 2 ही लोग बचे थे, वो फ्लॉप फिल्म एक्ट्रेस और वो अंधा बच्चा। बच्चे के शरीर में जाना ठीक नहीं था क्योंकि वो छोटा था और भूत को देखकर डर जाता। अब बची वो एक्ट्रेस लियू रुयान। लड़का होकर लड़की की बॉडी में जाना थोड़ा अजीब और शर्मनाक था, पर क्या करें भाई, मरता क्या ना करता। चलो थोड़ा अतरंगी एक्सपीरियंस ही सही। मैंने उसकी प्रोफाइल चेक की। लियू रुयान एक जानी मानी फिल्म एक्ट्रेस थी, पर एक फिल्म की शूटिंग के दौरान हुए भयानक एक्सीडेंट में उसकी आंख का कॉर्निया डैमेज हो गया, जिससे उसकी एक आंख की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। इसके बाद उसकी फिल्म कंपनी ने उसे कबाड़ की तरह साइडलाइन ब्लैकलिस्ट कर दिया। हार मानकर उसने अपना एक छोटा सा स्टूडियो खोला और आजकल वो इंटरनेट पर फिशिंग, मछली कमता पकड़ने का लाइव स्ट्रीम करती थी। मैं उड़ते उड़ते लियू रुयान के आलीशान फ्लैट पर पहुंचा। ठीक उसी वक्त लियू रुयान भी घर लौटी थी। उसने अपनी काम वाली आंटी वांग को हाय बोला और सीधे सीढ़ियों से ऊपर अपने बेडरूम की तरफ चली गई। लियू रुयान जैसे ही अपने बेडरूम के अंदर घुसी, मैं भी भूतों की तरह सीधे बंद दरवाजे के आर पार निकलकर अंदर पहुंच गया। पर भाई, अंदर घुसते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने बेडरूम में कुछ ऐसा देख लिया जो मुझे बिल्कुल नहीं देखना चाहिए था। और तभी लियू रुयान कपड़े बदलते हुए सीधे बाथरूम की तरफ बढ़ने लगी। पल बाथरूम से हवाई स्टाइल में पानी गिरने की सर आवाज आने लगी। साला दरवाजा भी हल्का सा खुला हुआ था। मेरी आंखें तो फटी की फटी रह गईं और पैर अपने आप बाथरूम की तरफ बढ़ने लगे। अब भाई, यहाँ का नजारा होना ठीक नहीं है, तो तुम लोगों की तरफ से मैंने अकेले ही पूरा देख लिया। कुछ देर बाद रुयान अपनी नाइट ड्रेस पहनकर आई और बेड पर लेटते ही गहरी नींद में सो गई। मौका देखकर मैं तुरंत एक चमकदार रोशनी की तरह चमका और सीधे उसके माथे के अंदर गोता लगा गया। जैसे ही मैं उसके सपने में पहुंचा, देखा कि रुयान मजे से एक नीले समंदर के पानी में तैर रही थी। मैं अचानक उसके सामने प्रकट हुआ। मुझे देखकर वो चौंकी तो मैंने सीधे मुद्दे की बात की। मैंने कहा, हेलो ब्यूटीफुल, तुम्हारी आंखों में ये जो कॉर्निया लगा है ना, वो असल में मेरा ही है। रुयान ने पानी में हाथ पैर मारते हुए हैरान होकर कहा, ओह हेलो हैंडसम, मजाक कर रहे हो क्या? तुम्हें कैसे पता कि ये तुम्हारी आंखों का कॉर्निया है? मैंने सीरियस होकर कहा, क्या तुम्हें पिछले साल पड़ोसी राज्य में आया वो भयानक भूकंप याद है? मैं उसी भूकंप में मर गया था, जिसके बाद मेरी फैमिली ने मेरा कॉर्निया डोनेट कर दिया था। रुयान की आंखें बड़ी हो गईं। अगर तुम मर चुके हो तो साले इस वक्त मेरे सपने में क्या कर रहे हो? मैंने अपना सिर पीटा और कहा, वही तो राम कथा सुनाने आया हूँ। मरने के बाद यमदूत मुझे यमराज के पास ले गए। यमराज ने अपनी महापुस्तिका चेक की और बोले कि तुम्हारी उम्र अभी बची हुई है, वापस धरती पर जाओ। पर दिक्कत यह है कि हॉस्पिटल वालों ने मेरी असली बॉडी को जलाकर राख कर दिया। अब मैं सिर्फ एक आत्मा हूँ। मैं बस तुम्हारे सपने में आकर तुमसे ये भीख मांगने आया हूँ कि क्या मैं तुम्हारे इस शरीर में पनाह ले सकता हूँ। मुझे पता है तुम एक बार में यकीन नहीं करोगी, पर मैं तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम्हें यकीन न हो जाए। इसीलिए जब सुबह आंख खुले तो ठंडे दिमाग से सोचना। रुयान अचानक एक भयानक झटका खाकर बिस्तर पर उठ बैठी। उसका पूरा बदन पसीने से भीगा था। उसने टेबल से पानी उठाकर 2-3 घूंट गटका, पर साली को रात भर दोबारा नींद नहीं आई। सुबह नाश्ते की टेबल पर रुयान ने डरे हुए चेहरे से काम वाली आंटी वांग से पूछा, आंटी, अपने इस इलाके के आसपास कोई तगहा ओझा या तांत्रिक बाबा रहता है क्या? मुझे लगता है मेरे पीछे कोई गंदी आत्मा पड़ गई है। कल रात साला सपने में एक भूत मुझे सीधे समंदर के पानी में खींच रहा था। हवा में तैरते हुए मैंने जब यह सुना तो मुझे खुद पर थोड़ी ग्लानि हुई कि यार, मैंने बेचारी लड़की को डरा दिया। अगली रात जैसे ही वो सोई, मैं फिर से उसके सपने में घुस गया। इस बार सपना एक पुरानी सुनसान गली का था। मैं चुपचाप रुयान के पीछे पीछे चल रहा था। अचानक उसे एहसास हुआ। वो झटके से मुनी और डरकर पीछे हटने लगी। तुम फिर आ गए? कौन हो तुम और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैंने हाथ जोड़कर कहा, मैडम जी, गलत मत समझो और डरो तो बिल्कुल मत। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। कल रात का सपना याद है ना? असल में इस वक्त भी तुम सपना ही देख रही हो। मैं बस तुम्हारे शरीर में थोड़ी सी जगह मांग रहा हूँ। मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ में उंगली नहीं करूंगा, बल्कि भूतिया शक्तियों से तुम्हारी मदद ही करूंगा। रुयान ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और अजीब सा मुंह बनाकर बोली, पर बॉस, तुम एक लड़के हो और मैं एक लड़की हूँ। एक ही बॉडी में लड़का लड़की थोड़ा अजीब और अनकंफर्टेबल नहीं रहेगा क्या? मैंने हंसकर कहा, अरे आदत पड़ जाएगी यार, धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। उसने तुरंत दूसरा सवाल दागा, अच्छा ये बताओ, जब तुम मेरी बॉडी में आ जाओगे तो इस शरीर को चलाएगा कौन, तुम या मैं? मैंने तुरंत सीना ठोककर कहा, अरे 100% तुम ही चलाओगी, तुम मालकिन रहोगी। मुझे बस एक छोटा सा पालतू कुत्ता या बिल्ली समझकर अपनी बॉडी के एक कोने में रख लेना। पर रुयान का डर कम नहीं
नहीं हुआ। वो फिर 2 कदम पीछे हटी और चिल्लाई, नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने बेबसी में एक ठंडी सांस ली और उसका सपना टूटने से पहले वहां से गायब हो गया। मैंने सोचा चलो अगले दिन ट्राई करेंगे। तीसरी रात जैसे ही मैं उसके सपने में गया, रुयान का पारा 7वें आसमान पर था। वो गुस्से में पैर पटकते हुए चिल्लाई, तुम कितने बदतमीज और ढीठ इंसान हो यार। जब मैंने एक बार मना कर दिया कि नहीं हो पाएगा तो तुम क्यों बार बार आ जाते हो? तुम्हें इंसानी भाषा समझ में नहीं आती क्या? मैंने उदास होकर कहा, इंसानी भाषा तो समझ आती है मैडम, पर मैं अभी पूरी तरह मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूँ। रुयान ने गुस्से में ताना मारा, तो मेरे शरीर के अंदर एक कोने में छिपकर जीने का क्या मतलब है? तुम तब भी तो मौत का ही इंतजार कर रहे होगे ना। ऐसी लाचार जिंदगी जीने का साला फायदा ही क्या है? उसकी ये बात सीधे मेरे दिल के पार निकल गई। मैं एकदम सुन्न हो गया, मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। साला सच तो कह रही थी वो, ऐसी भूतिया जिंदगी का क्या वजूद। मैं गहरे सन्नाटे और डिप्रेशन में डूब गया। रुयान ने जब मेरा उतरा हुआ और मायूस चेहरा देखा तो उसका गुस्सा गायब हो गया। उसकी आंखों में मेरे लिए दया आ गई। वो थोड़ी नीचे झुकी और मेरी आंखों में झांकते हुए बोली, ए तुम ठीक तो हो ना? फिर उसने एक लंबी सांस ली और प्यार से कहा, चलो छोड़ सो, जिंदगी का कोई बड़ा मतलब ना भी हो तब भी इंसान जी सकता है। असल में जिंदा रहना ही जिंदगी का सबसे बड़ा मतलब है। उसकी ये गहरी बात सुनकर मेरे दिमाग की बत्ती जल गई। मुझे लगा साला मुझे ज्ञान मिल गया हो। मैं इतना एक्साइटेड हुआ कि मैंने बिना सोचे समझे आगे बढ़कर रुयान को कस के गले से लगा लिया। अरे छोड़ो मुझे, बचाओ। रुयान सपने में चिल्लाते हुए बुरी तरह छटपटाने लगी और नतीजा, वो फिर से डरकर बिस्तर पर उठ बैठी। पर इस बार वो डरी नहीं, बल्कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो फूट फूट कर रोते हुए खुद से कहने लगी, सब के सब साले मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? बचपन में स्कूल के दोस्त चिढ़ाते थे, बड़ी हुई तो प्यार के नाम पर एक रईसादे आशिर ने धोखा देकर करियर बर्बाद कर दिया। फिल्मों में आई तो टॉप एक्ट्रेस ने लात मारकर निकाल दिया। और अब साला जब मैं चैन से सोती हूँ तो सपने में भी ये भूत मुझे जीने नहीं देता। मैं कहाँ जाऊँ? बेचारी लड़की का रोना देखकर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि मेरा तरीका गलत था। अगले दिन मैंने तय किया कि अब डराना नहीं बल्कि तमीज से बात करनी है। रात को जैसे ही वो सोई मैं फिर हाजिर हो गया। मुझे देखते ही रुयान चहकर बोली, लो तुम फिर आ गए। मैंने हाथ झुककर मुस्कुराते हुए कहा, अरे मैं तो हमेशा यहीं रहता हूँ तुम्हारे आसपास। रुयान ने सिर पकड़ लिया, तुम तो पूरे नंबर 1 के रीहीन और आवारा हो। 24 घंटे मेरे पीछे साए की तरह मंडराते रहते हो। मैंने मासूमियत से कहा, अब इसमें मेरी क्या गलती है? इस पूरी दुनिया में मेरा कोई घर नहीं है, मैं बेघर हूँ, इसीलिए तो तुम्हारे पास रुका हूँ। रुयान ने आंखें सिकोकर पूछा, अच्छा सच सच बताओ, तुम साले मेरे पीछे किस दिन से पड़े हो? मैंने मुस्कुराकर कहा, याद करो जिस दिन तुम नदी से वो बड़ी सी मछली पककर घर लौटी थी ना, मैं उसी शाम से तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे घर आ गया हूँ। तो भाई जब मैंने रुयान को बताया कि मैं उस दिन से उसके साथ हूँ जिस दिन वो मछली पकड़ कर लौटी थी, तो रुयान का दिमाग झन्न से घूम गया। उसने अपनी आंखें सिकोड़ी और गुस्से में चीखते हुए बोली, इसका मतलब तुम तब से लगातार मेरे पीछे साए की तरह घूम रहे हो और तुमने एक पल के लिए भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मैंने मासूमियत से अपनी गर्दन हिलाई, हाँ मैडम, जब मेरा कोई घर ही नहीं है तो मैं और कहाँ जाता? मैं तो 24 घंटे तुम्हारे आसपास ही था। रुयान का चेहरा अचानक गुस्से से लाल हो गया। उसने अपनी छाती पर हाथ रखा और थरथराते हुए बोली, ओह माय गॉड, तो फिर जब मैं रात को कपड़े बदलती थी, जब मैं बाथरूम में नहाने जाती थी, क्या तुम साले तब भी वहीं मौजूद थे? क्या तुमने वो सब कुछ देखा? मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मैंने घबराकर हकलाते हुए कहा, अरे वो मैडम जी, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं कोई वैसा घटिया इंसान नहीं हूँ, कसम से। मैंने बस शुरुआत में थोड़ा सा ही देखा था, उसके बाद जैसे ही मुझे समझ आया मैंने तुरंत अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया था। मैंने पूरा नहीं देखा यार। रुयान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो अपने कान बंद करके पागल की तरह चिल्लाई, बस करो, बंद करो अपनी बकवास, तुम कितने बेशर्म, थरकी और बदतमीज भूत हो, छी जानवर हो तुम, पूरे दरिंदे, बंद करो ये सब और मेरे सपने का दरवाजा खोलो, मुझे बाहर निकलना है। मैंने अपना सिर पकड़ लिया, अरे यार तुम तो साला इल्जाम पर इल्जाम लगाए जा रही हो, मेरी पूरी बात तो सुनो, गुस्सा थूको और जरा ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो। हम यहाँ कुछ जरूरी और काम की बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। रुयान के गाल शर्म और गुस्से से लाल हो रहे थे। वो एक अजीब सी शर्मिंदगी भरे सन्नाटे में डूब गई और हम दोनों कुछ पल के लिए चुपचाप एक दूसरे को घूरते रहे। फिर अचानक जैसे ही वो सन्नाटा टूटा, हम दोनों के मुंह से एक साथ एक ही शब्द निकला, थैंक यू। हम दोनों एक साथ बोले तो रुयान थोड़ा झेंप गई। उसने अपनी पलकें झुकाई और धीरे से कहा, पहले तुम बोलो, क्या कह रहे थे? मैंने एक गहरी और सुकून भरी सांस ली और कहा, मैं बस तुम्हें थैंक यू कहना चाहता था मैडम। थैंक यू तुम्हारी उस आंख के कॉर्निया के लिए जिसकी वजह से तुम आज इस खूबसूरत दुनिया को दोबारा देख पा रही हो, और तुम्हारी आंखों में आज भी मेरा एक हिस्सा जिंदा है। रुयान का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, उसकी आंखों में एक अजीब सी नमी आ गई। उसने एक लंबी सांस ली और बहुत ही दर्द भरे लहजे में अपनी कहानी सुनाने लगी। वो बोली, सच बताऊं भाई, तो एक वक्त ऐसा आया था जब मुझे पूरा यकीन हो गया था कि मैं अपनी बाकी की पूरी जिंदगी सिर्फ अंधेरे में ही गुजार दूंगी, मैं कभी दोबारा रंगों को नहीं देख पाऊंगी। लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे ये नई जिंदगी मिली है, इसलिए थैंक यू मत कहो, कोई बात नहीं। सच कहूं तो अपने इस पुराने धोखेबाज, आशिक और फिल्म इंडस्ट्री की उस गंदी राजनीति से दूर होकर अब मैं इस छोटे से स्टूडियो में बहुत सुकून और शांति महसूस करती हूँ। यहाँ फिल्मों की तरह कोई दिखावा नहीं है, कोई पीठ पीछे छुरा घोंपने वाला नहीं है, कोई झूठे रिश्ते नहीं है। मैं जैसी हूँ वैसी हूँ और अपनी इस छोटी सी दुनिया में बहुत खुश और संतुष्ट हूँ। खैर ये सब छोड़ सो, तुम बताओ, तुम अभी कुछ देर पहले मुझसे क्या कह रहे थे?
मैंने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और कहा, मैं भी तुम्हें दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ रुयान। कल रात सपने में जो तुमने मुझे जिंदगी का असली मतलब समझाया ना, कि जिंदा रहना ही जिंदगी का सबसे बड़ा मतलब है, उस बात ने मेरे दिल का सारा बोझ हल्का कर दिया, मेरे दिमाग के बंद कपाट खोल दिए। मैं अब डिप्रेशन से बाहर आ चुका हूँ। रुयान ने एक हल्की सी स्माइल दी और कहा, अरे इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है भाई। असल में वो बात मैंने किसी और से नहीं बल्कि एक वक्त पर खुद को टूटने से बचाने के लिए अपने आप से कही थी। खैर, अब मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकती हूँ, तो आगे का तुम्हारा क्या प्लान है? तुम अब क्या करने वाले हो? मैंने मौका देखकर चौंका मारा और बहुत ही गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैडम प्लान क्या होना है? मैं तो वही पुरानी राम कथा लेकर फिर से तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और तुमसे भीख मांग रहा हूँ। क्या मैं तुम्हारी इस बॉडी के अंदर एक छोटे से हिस्से में पनाह ले सकता हूँ? प्लीज हाँ कह दो ना। रुयान ने तुरंत अपना मुंह बिचकाया और कहा, अरे यार, मैं एक लड़की हूँ और तुम एक लड़के हो, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आगे चलकर कितनी अजीब और शर्मनाक सिचुएशंस खड़ी होंगी, तुम सोच भी सकते हो? कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने जब रुयान का वो सख्त रवैया देखा तो मेरा चेहरा एकदम उतर गया। मैं उदास होकर जमीन की तरफ देखने लगा। मुझे इतना मायूस और दुखी देखकर रुयान का दिल पिघल गया। उसे अंदर ही अंदर थोड़ा पछतावा होने लगा कि बेघर भूत को उसने फिर से दुत्कार दिया। उसने अपने होंठ चबाए, थोड़ा सोचा और फिर एक गहरी सांस लेकर बोली, अच्छा बाबा ठीक है, इतना रोना मत रो। एक काम करते हैं, हम पहले सिर्फ 2 दिन का ट्रायल करके देखते हैं। अगर 2 दिन में मुझे कंफर्टेबल लगा तो ठीक, वरना तुम्हें बोरिया बिस्तर समेट कर जाना होगा, समझे? क्या तुम्हें ये मंजूर है? यह सुनते ही मेरी बांछें खिल गईं। मैं खुशी से उछल पड़ा और चिल्लाया, अरे मंजूर है, 100% मंजूर है मैडम, थैंक यू सो मच। रुयान ने आंखें मटकाते हुए हंसकर ताना मारा, हाँ हाँ, अब मन ही मन लड्डू फोड़ना बंद करो और चुपचाप बैठकर खुशियां मनाओ। तुम बहुत खुश नसीब हो कि मुझ जैसी पवित्र, संस्कारी और इतने परफेक्ट फिगर वाली खूबसूरत लड़की की बॉडी में तुम्हें रहने की जगह मिल रही है। साला तुम्हारी तो लॉटरी लग गई है, बहुत सस्ते में छूट गए तुम। मैंने भी हंसकर उसका शुक्रिया अदा किया। तभी मेरी नजर टेबल पर रखी उसकी फाइलों और स्टूडियो के अकाउंट पेपर्स पर पड़ी। मैंने गंभीर होकर पूछा, रुयान, इन फाइलों को देखकर लग रहा है कि तुम आजकल किसी बहुत बड़ी मुसीबत में हो। तुम्हारा ये फिशिंग लाइव स्ट्रीम का स्टूडियो घाटे में चल रहा है क्या? अगर कोई पैसों की दिक्कत है तो शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। रुयान चौंक गई। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं किस मुसीबत से गुजर रही हूँ? मैंने हंसकर कहा, अरे मैडम भूल गई क्या? मैं 24 घंटे तुम्हारे आसपास ही मंडराता हूँ। मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। तुम्हारे स्टूडियो के बैंक अकाउंट में फूटी कौड़ी नहीं बची है। अगर अगले कुछ दिनों में कहीं से फंड या बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं आया तो तुम्हारा ये लाइव स्ट्रीम का धंधा और स्टूडियो हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। यही टेंशन है ना तुम्हें? तो सुनो, क्योंकि तुमने मुझे अपनी बॉडी में 2 दिन रहने की परमिशन दी है तो मैं भी तुम्हें खाली हाथ नहीं रखूंगा। मैं तुम्हारे इस स्टूडियो के लिए पैसों का और तगड़े इन्वेस्टमेंट का पूरा बंदोबस्त करवा दूंगा ताकि तुम्हें ये न लगे कि मैं तुम्हारी बॉडी पर मुफ्त का कब्जा जमा कर बैठा हूँ। डील पक्की? रुयान ने हैरान होकर हामी भर दी। अब वादा तो कर लिया था भाई, तो निभाना भी था। मैं तुरंत रुयान के सपने से बाहर निकला और हवा में उड़ते हुए सीधे अपने उसी पुराने अरबपति दोस्त ये फेंग के आलीशान बंगले पर पहुंच गया। लेकिन जैसे ही मैं बेडरूम में गया देखा कि साला ये फेंग बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। वो भयंकर इंसोमनिया, नींद न आने की बीमारी का शिकार हो चुका था। वो उठकर अकेला ही सोफे पर बैठा था और अपने हाथ में शराब का ग्लास लेकर धीरे धीरे घूंट भर रहा था। अजीब बात ये थी कि जैसे ही मैं कमरे में आया उसे मेरी आत्मा की मौजूदगी का एहसास हो गया। उसने खाली हवा में देखते हुए बड़बड़ाना शुरू कर दिया, भाई तुम पिछले कुछ दिनों से कहाँ गायब थे? क्या तुम्हें धरती पर रहने के लिए कोई नया शरीर मिल गया? देखो भाई, मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ, अगर तुम्हें कहीं भी कोई ढंग का शरीर नहीं मिल रहा है तो तुम भटकना बंद करो और सीधे आकर मेरे ही इस शरीर के अंदर रह लो। मुझे अब कोई ऐतराज नहीं है। ये फेंग शराब के नशे में धुत होकर लगातार अकेले ही हाथ पैर हिलाकर बातें किए जा रहा था। वो मुझे अपनी सेक्रेटरी की गद्दारी और उसके पक्षे जाने की पूरी कहानी सुना रहा था कि कैसे पुलिस उसे ले गई। बोलते बोलते अचानक उसकी आंखें भारी होने लगीं, शराब का नशा बढ़ा और वो सोफे पर ही लुक कर गहरी नींद में सो गया। मौका देखकर मैं तुरंत उसके दूसरे सपने के अंदर दाखिल हो गया। सपने में जाते ही नजारा बड़ा अजीब था। ये फेंग एक टेबल पर बैठा मजे से वही अपनी पुरानी डिश यानी भुनी हुई किडनियां ठूस रहा था। उसने एक कबाब मेरी तरफ बढ़ाया और कहा, ले भाई तू भी थोड़ा खा ले, बहुत मजेदार है। मैंने अपना सिर पीट लिया और चिल्लाया, साले तू सपने में भी ये बकवास ची खाना बंद नहीं कर सकता क्या? तुझे इस सोहे अजीब सी महक वाली डिश से इतना क्या प्यार है रे? ये फेंग ने कबाब चबाते हुए कहा, अरे भाई तुझे तो पता ही है कि चीन में कहते हैं जो अंग कमजोर हो वही चीज खाकर उसे मजबूत करो। ईट व्हाट नीड्स फिक्सिंग। मेरी किडनी का ऑपरेशन हुआ है तो मुझे ये खाना ही पड़ेगा ना। मैंने गुस्सा होकर कहा, अरे गधे ये तेरा सपना है, हकीकत नहीं है। ये फेंग हंसा, तो क्या हुआ? हकीकत में तो डॉक्टर मुझे ये मसालेदार चीज छूने भी नहीं देते। कम से कम सपने में तो मैं जी भरकर इसका मजा ले सकता हूँ ना। तू अपनी बात बता, तू इस वक्त यहाँ मुझसे क्या सौदा करने आया है? मैंने सीरियस होकर कहा, देखो भाई मैं यहाँ तुमसे एक बहुत जरूरी बात करने आया हूँ। कुछ दिन पहले मैं एक दूसरी आत्मा से मिला, मतलब एक लड़की से जो पहले अंधी थी और उसे मेरी ही आंखों का कॉर्निया मिला था। अब वो बिल्कुल ठीक है और देख सकती है। ये फेंग ने प्लेट साइड में रखी और खुश होकर कहा, अरे वाह ये तो बहुत ही नेक और अच्छी बात है भाई। तो क्या उसने तुम्हें अपनी बॉडी में रहने की इजाजत दे दी? मैंने उदास होकर कहा, हाँ उसने 2 दिन के ट्रायल के लिए हाँ तो कह दिया है, लेकिन एक बहुत बड़ी शर्त है। उसका एक लाइव स्ट्रीम का स्टूडियो है जो भयंकर पैसों की तंगी से गुजर रहा है और बंद होने की कगार पर है। मैंने जोश जोश में आकर उससे वादा कर लिया कि मैं उसके लिए पैसों का इंतजाम करूंगा। इसलिए मैं यहाँ सीधे तुम्हारे पास अपने इस शहर के सबसे बड़े कुबेर और अमीर दोस्त के पास मदद मांगने आया हूँ। ये फेंग ने एक शातिर बिजनेसमैन की तरह मुस्कुराकर अपने चश्मे को ठीक किया और बोला, हम तो ये बात है, पैसों की दिक्कत? सुनो भाई ये तो बहुत ही परफेक्ट टाइमिंग है। असल में हमारा लोंगिवे ग्रुप इस वक्त शहर में एक बहुत बड़ी नई इंफॉर्मेशन एंड मीडिया कंपनी
इंफॉर्मेशन मीडिया कंपनी शुरू करने का प्लान बना रहा है। तुम वापस जाओ और उस लड़की से पूछो कि क्या वो हमारे ग्रुप के साथ पार्टनरशिप या कोलैबोरेशन करने में इंटरेस्टेड है। हम उसकी कंपनी में करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। मैंने खुश होकर कहा, अरे वाह भाई, ये तो एकदम परफेक्ट डील है, लेकिन एक काम क्यों नहीं करते, तुम खुद मेरे साथ चलकर उससे आमने सामने मिलकर ये डील फाइनल क्यों नहीं कर लेते। ये फेंग ने तुरंत एटीट्यूड में अपना कॉलर खड़ा किया और बोला, अरे जाना भाई, दिमाग खराब है क्या तेरा? मैं इस पूरे स्टेट का नंबर 1 यंग बिलियनियर हूँ, अरबपति हूँ। मैं खुद चलकर किसी छोटे मोटे मामूली स्टूडियो वाले से भीख मांगने जाऊंगा कि मुझसे पैसे ले लो? मार्केट में मेरी इकलौती इर्द की धज्जियां हो जाएंगी भाई, बहुत साख गिर जाएगी मेरी। मैंने उसकी आंख में झांकते हुए एक बदमाश स्माइल दी और कहा, अरे ओ भाई, अपनी रईसी की धौंस किसी और को दिखाना। तुम्हें पता है वो लड़की कौन है? वो लियू रुयान सू श्याओमेई है। इतनी खूबसूरत है ना कि उसका वो हुस्न, वो कातिलाना फिगर और वो लंबी लंबी गोरी टांगे। कसम से कह रहा हूँ, अगर तुमने उसे एक बार देख लिया ना तो तुम अपनी आंखें उससे चाहकर भी दोबारा हटा नहीं पाओगे। मेरी बात मानो, तुम दोनों का टांका भिराकर देखते हैं। तुम भी कुंवारे हो, वो भी कुंवारी है। तुम्हारे पास अंधाधुंध पैसा है और उसके पास कयामत का रूप है। और सबसे मजे की बात सुन, अगर मैं उसकी बॉडी के अंदर आ गया तो तुम्हें अपनी जिंदगी में अपनी पसंद की खूबसूरत बीवी भी मिल जाएगी और साथ में 24 घंटे तुम्हारा ये जिगरी यार यानी मैं भी उसी के शरीर में तुम्हारे साथ रहेगा। एक तीर से दो निशाने, कितना फायदे का सौदा है भाई। ये सुनते ही ये फेंग का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसने कबाब का टुक्का टेबल पर फेंका और डरकर चिल्लाया, अरे ओ भाई चुप हो जा, हाथ जोता हूँ तेरे। वो नजारा सोचकर ही मेरे दिमाग में तहलका मच रहा है। साला रोंगटे खड़े हो गए मेरे। एक ही लड़की के शरीर में मेरी बीवी भी होगी और अंदर से तेरी आवार भी आएगी। ये तो भयंकर कयामत वाला सीन हो जाएगा भाई। मुझसे ये सब नहीं होगा। खैर मजाक छोड़, मैं तेरी इस मदद के बदले और उस किडनी के एहसान के बदले तेरी उस दोस्त की कंपनी में पैसा लगाने के लिए तैयार हूँ। मैं कल ही अपने ऑफिस से इन्वेस्टमेंट पेपर्स भिजवा दूंगा, तू फिक्र मत कर। काम पूरा होते ही मैंने उसे बाय बोला और उसके सपने से बाहर निकल आया। अगली सुबह धूप खिली और रुयान का लाइव स्ट्रीम रूम एकदम सजकर तैयार था। रुयान ने कैमरे के सामने आकर बहुत ही प्यारी स्माइल दी और अपनी मधुर आवाज में बोली, हेलो एवरीवन, श्याओमेई लव्स फिशिंग, श्याओमेई लव्स फिशिंग लाइव स्ट्रीम चैनल पर आप सभी प्यारे फैंस का स्वागत है। मैंने कुछ दिनों पहले सुना था कि इस नदी के अंदर एक बहुत बड़ी और रहस्यमयी मछली छिपी हुई है, तो आज आपका ये भाई, सॉरी आपकी ये श्याओमेई उस मछली को पानी से बाहर निकाल कर ही दम लेगी। देखते हैं आज किस्मत किसका साथ देती है। जैसे ही लाइव स्ट्रीम शुरू हुई, रुयान के फैंस ने कमेंट्स की बौछार कर दी और स्क्रीन पर गिफ्ट्स की बार आ गई। रुयान खुशी से चिल्लाई, ओह माय गॉड, हमारे नंबर 1 फैन और सबसे बड़े डोनर भाई ने इतना बड़ा गिफ्ट भेजा है। थैंक यू सो मच भाई, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। तभी कमरे की खिड़की से ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया और मैं एक अदृश्य साए की तरह मुस्कुराते हुए रुयान के ठीक पीछे आकर खड़ा हो गया। मैंने मन ही मन कहा, हेलो रुयान, लो तुम्हारा ये आवारा और रीकहीन भूत दोस्त वादा पूरा करके वापस आ गया है। रुयान ने जैसे ही मेरी आवाज सुनी, वो चौंक कर पीछे मुझी और हैरान होकर बोली, अरे तुम वापस आ गए? इसका मतलब मैं इस वक्त फिर से सपने में हूँ? हे भगवान, मेरी वो नदी वाली बड़ी मछली, मेरा वो नंबर 1 डोनर भाई, सब साला सपना ही था क्या? मैंने उसे शांत करते हुए कहा, अरे अब इतना गुस्सा मत करो मैडम, चिना बंद करो, मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। रुयान ने अपनी आंखें सिकोकर चिढ़ते हुए पूछा, कैसी खुशखबरी भाई? क्या तुम कहीं से असली पैसे लेकर आए हो या यमलोक के वो नकली भूतिया नोट उठा कर ले आए हो? मैंने गुस्से में अपना मुंह बनाया और कहा, अरे नोट नहीं, मैं सीधे उस पैसे की तिजोरी के मालिक को ही तुम्हारे लिए उठाकर ले आया हूँ। वो इंसान इस वक्त शहर के सबसे बड़े 5 स्टार होटल में रुका हुआ है। कल सुबह तुम सीधे वहां जाओ और उससे मिलकर अपनी कंपनी के लिए तगहे इन्वेस्टमेंट की डील फाइनल कर लो। रुयान ने एक राहत की सांस ली, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और वो अपनी फिशिंग रॉड को संभालते हुए बोली, चलो ठीक है, मान गई। तुमने इतनी बड़ी मुसीबत में मेरी और मेरे स्टूडियो की मदद की है, तो कल रात जो तुमने सपने में मेरे साथ वो अतरंगी हरकत की थी गले मिलने वाली, उसके लिए मैं तुम्हें मार करती हूँ। अब मुझे चैन से सोने दो। अगले दिन सुबह रुयान एकदम तैयार होकर जैसे ही उस आलीशान होटल की लॉबी में घुसी, अचानक सामने से उसकी मुलाकात फिल्म इंडस्ट्री की उसकी एक पुरानी जलनखोर और घमंडी कलीग से हो गई, जो लाल रंग की ड्रेस पहने अपने अमीर पति की बाहें थामे वहां घूम रही थी। रुयान को देखते ही उस औरत का चेहरा नरद से सिकुंज गया। वो ताली बजाकर हैरीली हंसी हंसते हुए बोली, ओ हो सु श्याओमेई, सच में तुम ही हो ना? अरे वाह, अब तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस आ गई। मुझे तो लगा था कि तुम जिंदगी भर के लिए अंधी कबार बन चुकी हो और कभी दोबारा देख नहीं पाओगी। वैसे आज यहाँ इस रईसों के होटल में क्या करने आई हो मैडम? कोई काम वाम ढूंढने आई हो या यहाँ अपनी इस बॉडी का धंधा करने आई हो? अगर पैसों की इतनी ही तंगी है तो बताओ, मैं अपने इस अमीर पति से तुम्हारी सेटिंग करवा दूं क्या? कुछ पैसे मिल जाएंगे तुम्हें। रुयान का खून खौल उठा। वो गुस्से में कांपती हुई चिल्लाई, तुम कितनी बेशर्म, बदतमीज और नीच औरत हो। उस औरत ने तुरंत अपने पति का हाथ पकड़ा और नाटक करते हुए रोने का ढोंग करने लगी। ओह सुनो जी, देखो ना, ये 2 कौड़ी की फ्लॉप एक्ट्रेस मुझे गाली दे रही है, मेरे साथ बदतमीजी कर रही है। उसका पति एक नंबर का ठरकी और घमंडी रईस था। उसने रुयान के खूबसूरत चेहरे को ऊपर से नीचे तक ताहा और गंदी स्माइल देकर बोला, अरे वाह, माल तो एकदम करक है। सुनो ब्यूटीफुल, क्या ख्याल है, क्यों ना आज की रात मेरे साथ गुजारी जाए? जरा मेरे कमरे में चलो और मुझे अच्छे से खुश कर दो। अगर तुमने मुझे खुश कर दिया तो मैं अपनी पावर से तुम्हें फिल्म इंडस्ट्री में फिर से नंबर 1 स्टार बना दूंगा। बोलो मंजूर है? रुयान ने गुस्से में कदम पीछे हटाए और कगक कर चिल्लाई, दफा हो जाओ यहाँ से नीच इंसान, वरना मैं अभी के अभी पुलिस को बुला लूंगी। वो औरत जोर से हंसी और बोली, पुलिस? अरे ओ लड़की, जानती भी है मेरा पति कौन है? इसकी एक उंगली के इशारे पर पुलिस नाचती है। चुपचाप मेरे पति को खुश कर, क्या पता तेरी किस्मत चमक जाए। तभी पीछे से एक बेहद कगक, भारी और रौबदार आवाज गूंजी, मिस सु श्याओमेई। सबने चौंक कर मुंह कर देखा तो वो साक्षात लोंगयुए टेक्नोलॉजी ग्रुप का चेयरमैन अरबपति ये फेंग जान डाचर था। ये फेंग को देखते ही रुयान के चेहरे पर खुशी
खुशी आ गई और उसने आदर से कहा, जांग जोंग मिस्टर जांग, नमस्ते। ये फेंग ने सीधे आकर रुयान से हाथ मिलाया और बहुत ही शालीनता से पूछा, मिस्सू सब ठीक तो है ना? क्या बात है, यहाँ कोई मुसीबत खड़ी हो गई है क्या? रुयान ने उस घमंडी जोड़े की तरफ इशारा करते हुए कहा, हाँ, यहाँ मुझे दो पागल और आवारा कुत्ते मिल गए हैं जो भौंक रहे हैं। यह सुनते ही वो घमंडी औरत गुस्से में चिल्लाई, थ्रू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें कुत्ता कहने की? लेकिन ये फेंग ने उस आदमी की तरफ अपनी ठंडी और कातिलाना नजरें घुमाई और ककक आवार में बोला, तुम यूचांग कंपनी के मिस्टर चेन हो ना? मुझे अच्छे से याद है, तुम्हारी कंपनी ने पिछले महीने हमारे ग्रुप के साथ पार्टनरशिप की भीख मांगी थी। मिस्टर चेन, अपनी इस बदतमीज और जाहिल औरत की भान को लगाम देकर रखो और इसे तमीज सिखाओ, वरना कल सुबह तुम्हारी कंपनी का नामो निशान इस मार्केट से मिटा दूंगा। मिस्टर चेन का पूरा बदन डर से थर थर कांपने लगा। उसने तुरंत हाथ जोड़ से और गिड़गिड़ाते हुए कहा, अरे मिस्टर झांग सर, आप यहाँ? सर प्लीज गुस्सा मत होइए, ये तो बस एक छोटी सी गलतफहमी का मामला था। मैं आज ही इस बदतमीज औरत को सबक सिखाऊंगा। प्लीज हमारे बिजनेस को बख्श दीजिए सर। ये फेंग ने गुस्से में अपनी उंगली से बाहर का रास्ता दिखाया और चिल्लाया, वो तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम है, अब मेरी आंखों के सामने से दफा हो जाओ, तुरंत रोल आउट। दोनों पति पत्नी पूंछ दबाकर वहां से दुम दबाकर भाग खड़े हुए। ये फेंग तुरंत रुयान की तरफ मुड़ा। उसका सख्त चेहरा एकदम नरम हो गया और वो बहुत ही पोलाइट अंदाज में बोला, मिस्सू, आई एम रियली सॉरी, मुझे नीचे आने में थोड़ी देर हो गई जिसकी वजह से आपको इन गंदे लोगों का सामना करना पड़ा। चलिए हम उस तरफ कैफे में बैठकर आराम से चाय कॉफी पीते हैं और अपनी डील की बात करते हैं। मिस्सू क्या हुआ? रुयान चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसुओं की मोटी मोटी बूंदें गिरने लगी थीं। इतने सालों की बेइज्जती, अकेलापन और दुनिया के तानों के बाद आज पहली बार किसी मर्द ने, एक इतने बड़े रईस ने उसके सम्मान के लिए पूरी दुनिया के सामने स्टैंड लिया था। रुयान अपने जज्बात काबू नहीं कर पाई। वो आगे बढ़ी और उसने रोते हुए सीधे ये फेंग को कसकर अपने गले से लगा लिया। मैं भी पीछे एक साई की तरह खड़ा होकर ये सब देख रहा था और हैरान था। ये फेंग एकदम पत्थर की तरह जम गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने घबरा कर कहा, मिस्सू आप ठीक तो है ना? रुयान ने उसके कंधे पर सिर रखकर सुबकते हुए कहा, प्लीज मुझे बस कुछ सेकंड के लिए ऐसे ही रहने दो और हिलो मत। आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ करना, मैं थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। पर सच बताऊं तो बहुत लंबा समय बीत गया है। आज तक किसी ने भी मुझे इस तरह दुनिया के सामने प्रोटेक्ट नहीं किया, मुझे इतना सुरक्षित महसूस नहीं कराया। रोते रोते रुयान के आंसुओं और उसकी आंखों के काजल से ये फेंग का कीमती कोट पूरा भीग गया था और उस पर काला धब्बा लग गया था। रुयान ने पीछे हटकर अपनी आंखें पोंछी और झेमते हुए बोली, ओह गॉड, मैंने रोते रोते आपके इतने महंगे कपड़े खराब कर दिए। मैं आपको इसके बदले नया सूट लाकर दूंगी। ये फेंग ने मुस्कुराकर अपने कोट को देखा और कहा, अरे कोई बात नहीं मिस्सू, ये तो मामूली कपड़ा है, घर जाकर धुल जाएगा, इसकी कोई फिक्र मत कीजिए। वैसे आप बहुत परेशान और थकी हुई लग रही हैं, क्या आपको पहले थोड़ा आराम करना चाहिए? हम बिजनेस और इन्वेस्टमेंट की बात बाद में भी कर सकते हैं। रुयान ने अपनी आंखें साफ की और मुस्कुराकर बोली, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हम अभी और इसी वक्त अपनी पार्टनरशिप की बात करेंगे। उस दोपहर रुयान और ये फेंग के बीच कॉफी शॉप में घंटों तक बहुत ही शानदार बातचीत हुई। दोनों बिजनेस के साथ साथ एक दूसरे की पर्सनल लाइफ पर भी हंस हंस कर बातें कर रहे थे और उन दोनों के बीच की हवा में एक बहुत ही प्यारा, रूमानी और अजीब सा रोमांटिक वाइब महसूस हो रहा था। रात को जब रुयान घर लौटी तो उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। वो हवा में मुक्का मारकर अपनी जीत का जश्न मनाती हुई अपने बेड पर लेटी और चैन की नींद सो गई। जैसे ही वो गहरी नींद में गई, मैं बिना देर किए सीधे उसके सपने के नीले बादलों के बीच दाखिल हो गया। मैंने हाथ बांधकर शरारती स्माइल के साथ पूछा, क्यों मैडम? लग रहा है आज तुम दोनों के बीच की जो पार्टनरशिप की डील है वो बहुत ही मजेदार और अंदर तक फिट बैठी है। आज का दिन बहुत खास रहा ना? तुम दोनों की मीटिंग कैसी रही? सब बढ़िया से फाइनल हो गया ना? रुयान ने शर्माते हुए अपनी आंखें घुमाई और मुझसे पूछा, अरे तो इसका मतलब आज होटल में जो कुछ भी तमाशा हुआ वो सब तुमने अपनी इन भूतिया आंखों से लाइव देखा था? तुम वहीं छिपे थे ना? मैंने हंसकर अपनी गर्दन हिलाई। हाँ मैडम, एक सीन देखा है मैंने। तुम्हारी वो कलीग और उसका वो ठरकी बुढ़ा पति कैसे तुम्हें परेशान कर रहे थे और कैसे हमारे दोस्त ने आकर उनकी लंका लगा दी, सब देखा मैंने। रुयान ने थोड़ा गंभीर होकर मेरी तरफ देखा। उसके गालों पर हल्की सी लाली छा गई। वो अपने चेहरे पर हाथ रखकर हिचकिचाते हुए बोली, अच्छा एक बात बताओ, तुम उस ये फेंग जॉन डाटरी को इतने अच्छे से कैसे जानते हो? तुम दोनों के बीच आखिर क्या कनेक्शन है? और सच सच बताना, वो इंसान अंदर से कैसा है? उसका नेचर कैसा है? वो सच में इतना ही कगक और अच्छा है क्या? मैंने उसकी तरफ तिरछी नजरों से देखा और मजे लेते हुए कहा, क्यों मैडम, ये अचानक उसके बारे में इतनी पूछताछ क्यों हो रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम पहली ही मुलाकात में उस पर अपना दिल बैठी हो? कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया? यह सुनते ही रुयान ने शर्माते हुए अपनी हथेलियों से अपना पूरा चेहरा छिपा लिया और बच्चों की तरह ब्लश करते हुए पैर पटक कर बोली, अरे यार तुम चुप नहीं रह सकते क्या? तुम्हें हमेशा मजाक सूझ रहा है, पर सच बताऊं, तुम्हें अंधा नहीं है कि आज जब होटल की लॉबी में वो दोनों गंदे लोग मुझे सरेआम बेइज्जत कर रहे थे, मेरी बॉडी का सौदा कर रहे थे, और तभी अचानक ये फेंग ने आकर जिस कगक अंदाज में उन दोनों आवारा और बदतमीज कुतिया को लात मारकर वहां से भगाया ना, कसम से उस वक्त उसे देखकर मेरा दिल अंदर से धक धक करके तेजी से धड़कने लगा था। साला इतनी जबरदस्त फीलिंग थी कि मैं बता नहीं सकती। मुझे अपनी जिंदगी में आज तक कभी किसी मर्द के साथ इतना ही सुरक्षित और इतना तगड़ा सिक्योरिटी का एहसास नहीं हुआ था। वो सच में किसी सुपर हीरो की तरह आया था यार। मैंने अपना सिर पीट लिया और झुंझलाकर हवा में हाथ फैलाकर चिल्लाया, अरे ओ मैडम, होश में आओ। क्या हम यहाँ बैठकर तुम्हारा लव इंटरेस्ट डिस्कस करने आए हैं? जरा अपनी इस दीवानगी और आशिकी के भूत को साइड में रखो और पहले मेरी बात सुनो। मैं तुमसे इतनी देर से चीख चीख कर पूछ रहा हूँ कि तुम दोनों के बिजनेस की बातचीत कैसी रही? क्या इन्वेस्टमेंट की डील पक्की हो गई? क्या तुम्हारे उस स्टूडियो के लिए पैसों का इंतजाम हो गया? क्या अब मैं ये मान लूं कि मेरा काम पूरा हो गया और जो वादा मैंने तुमसे किया था वो मैंने निभा दिया है? अब तो मैं तुम्हारी इस बॉडी के अंदर पक्के किराएदार की तरह मने से रह सकता हूँ ना? मुझे मेरी जगह मिल गई ना?
ली रुयान ने मुस्कुराते हुए डीला सा जवाब दिया कि हाँ भाई, बिजनेस की बातचीत तो ठीक ठाक रही, बाकी तेरे मेरी बॉडी में पक्के किराएदार बनने की बात पर 2 दिन बाद ठंडे दिमाग से चर्चा करेंगे। फिर सीन कट होता है और अगली ही सुबह की शुरुआत होती है। उधर दूसरी तरफ उसका बिजनेस पार्टनर झांग दाचुए होटल के आलीशान कमरे में बड़े ही राजा बाबू वाले अंदाज में लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर एक अलग ही रहस्यमयी मुस्कान थी, जैसे उसे पक्का यकीन हो कि मैडम तो आज उसके जाल में फंसने ही वाली है। और इधर जब मैंने नजर घुमाकर देखा तो वहीं ली रुयान पूरे टिप टॉप अंदाज में ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी घंटों से अपनी भौहें संवार रही थीं और पाउडर पाउडर ठोक रही थी। उसकी यह बेताब तैयारी देखकर मुझे तुरंत माजरा समझ आ गया कि मैडम तो आज उसी झांग दाचुए के साथ किसी हॉट डेट पर जाने की पूरी फिराक में है। और मेरा अंदाजा बिल्कुल सटीक निकला। दोपहर होते होते मोहतरमा शहर के सबसे महंगे और आलीशान रेस्तरां में पहुंची, जहां सामने वही झांग दाचुए बाहें फैलाए इंतजार कर रहा था। दोनों बड़े प्यार से वाइन की चुस्कियां लेते हुए कैंडल लाइट लंच फरमा रहे थे। इन दोनों के बीच पकती ये आशिकी की खिचड़ी देखकर मुझे लगा कि चलो इनका तो मामला सेट होता दिख रहा है। लेकिन इन दोनों की ये नौटंकी और फिजुल के ड्रामे झेलते झेलते मेरा तो सिर ही घूमने लगा। मैं मन ही मन कुड़ते हुए सोचने लगा कि साला इन दोनों के इस चक्कर में मुझे बिना बात के मुफ्त की मुआयना झेलना पड़ रहा है। और दिन भर इन आशिकों का ये लव ड्रामा देखकर मेरे तो पेट में ही दर्द होने लगा। मैंने तुरंत ठान लिया कि आज रात तो मुझे इस लड़की की थोड़ी क्लास लेनी ही पड़ेगी और इसे कायदे से समझाना पड़ेगा। खैर, शाम होते होते जब मैडम अपनी डेट निपटाकर बेहद खुश और खिलखिलाती हुई वापस लौटी तो मैंने तुरंत तंज कसते हुए कहा कि क्यों मैडम, मिल गई कलेजे को ठंडक, उड़ लिए अपने उस आशिक के साथ, पा लिया जो पाना था, अब बहुत खुश होना। पर इससे पहले कि मैं अपनी भड़ास निकाल पाता, ली रुयान ने खुद ही हिचकिचाते हुए और बड़े मीठे स्वर में कहा कि सुनो ना, तुमसे एक बहुत जरूरी बात शेयर करनी थी। मैंने चौंकते हुए पूछा कि अब क्या नया बखेड़ा खड़ा हो गया भाई? तो ली रुयान शर्माते हुए बोली कि वो जो मैंने तुम्हें अपनी बॉडी में रहने की इजाजत दी थी ना, अब मुझे उसमें थोड़ा सा चेंज करना है। फिर ली रुयान के फ्लैट से निकलने के बाद मैं सीधे नीचे यमलोक के अंधेरे और खौफनाक दरबार में पहुंचा ताकि उस छोटे अंधे बच्चे के बारे में पूरी कुंडली निकाल सकूं। पर वहां पहुंचकर यमराज ने मुझे जो कड़वी सच्चाई बताई उसे सुनकर तो पल भर के लिए मेरा कलेजा ही कांप गया। उन्होंने भारी आवाज में कहा कि उस मासूम बच्चे का नाम निंगनिंग है और वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेला यानी अनाथ है। एक भयानक कार एक्सीडेंट में उसके माँ बाप उसे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए थे। और सबसे दुख की बात तो यह है कि निंगनिंग अभी सिर्फ 6 साल का नन्हा सा मासूम बच्चा है जिसे दुनिया के सही और गलत की जरा सी भी समझ नहीं है। ये सब सुनते ही मेरा मन अंदर से बिल्कुल टूट गया और मैं सोचने लगा कि अपनी जान बचाने के लिए किसी बेसहारा बच्चे की बॉडी पर कब्जा करना तो बहुत बड़ा पाप होगा। इससे तो लाख गुना बेहतर है कि मैं किसी इंसानी जिस्म का लालच छोड़ दूं और ताउम्र एक लावारिस बेनाम भूत बनकर भटकता रहूं। लेकिन मेरी यह बातें सुनकर यमराज ने मुझे घूरते हुए बड़े ही गंभीर अंदाज में समझाया कि अरे मूर्ख, जो मुश्किलें तेरी राह में आती हैं वो तुझे तोड़ती नहीं बल्कि एक बेहतर इंसान बनाती हैं। इसलिए बस कर्म करता जा और फल की चिंता छोड़ दे, फालतू का दिमाग मत चला और चुपचाप धरती पर वापस लौट जा। यमराज के इन ज्ञानी शब्दों ने सीधे मेरे दिल पर चोट की और मुझे समझ आ गया कि मुझे आगे क्या करना है। यमलोक की काली दुनिया से बाहर निकलकर जब मैं शहर की चकाचौंध वाली सड़कों पर भटक रहा था तभी एक बहुमंजिला इमारत पर लगी विशालकाय टीवी स्क्रीन पर मेरी नजर पड़ी। स्क्रीन पर बड़े बड़े अक्षरों में झांग दाचुए और सु शियाओमई की शानदार शादी की खबर चमक रही थी। दोनों दूल्हा दुल्हन के जोड़ों में मुस्कुरा रहे थे। यह नजारा देखते ही मेरे खुराफाती दिमाग की बत्ती जली और एक मास्टर प्लान बनकर तैयार हो गया। मैंने तुरंत फैसला किया कि मैं झांग दाचुए के पैरों में गिर जाऊंगा या उससे गिड़गिड़ाकर गुजारिश करूंगा कि वो उस अनाथ बच्चे निंगनिंग को गोद ले ले ताकि उस बेसहारा मासूम को एक बड़ा घर और ढेर सारा प्यार मिल सके। अगर यह काम हो गया तो समझो मेरा इस धरती पर भूत बनकर भटकना सफल हो जाएगा। फिर क्या था, उसी रात मैं बिना देर किए सीधे झांग दाचुए के आलीशान घर में पहुंच गया। मुझे अचानक अपने सामने हवा में उड़ता देखकर झांग दाचुए सोफे पर बैठकर मुस्कुराया और बड़े ही कूल अंदाज में बोला, क्यों भाई, अब जब तू वापस आ ही गया है तो बता इस बार तेरे दिमाग में क्या नया खिचड़ी पक रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी मुझे यहीं तक मिली थी, इसीलिए मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 के साथ इस पार्ट 3 के छोटे से पार्ट को भी एक साथ जोड़ दिया है ताकि पार्ट 3 का थोड़ा सा मजा शुरू से एक बार फिर ले लिया जाए और ये पूरा एक ही वीडियो में देखने को मिल जाए, जिससे मुझे अलग से न बनाना पड़े। जैसे तैसे मैंने करके आप सभी के लिए यह ढूंढ कर निकाला है। मैं जानता हूँ कि कहानी अभी अधूरी है और आगे बाकी है, लेकिन जैसे ही आगे की कहानी और मिलेगी मैं तुरंत बिना किसी देरी के बनाकर ले आऊंगा। मैं और भी मजेदार कहानियां लेकर आता रहूंगा। चलो भाई, कमेंट करो और ये देखते हैं कि कौन कहाँ से है। कमेंट
में अपने शहर का नाम और किस जगह से तुम यह वीडियो देख रहे हो ये जरूर बताना। मैं सबका रिप्लाई देता हूँ। चलो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, खुश रहो और भाई यमराज के डंडे से बचने के लिए तुम भी अपनी जिंदगी में अच्छे कर्म करते रहो। अरे भाई इतनी दूर तक वीडियो देख ही ली है तो नीचे जो लाल वाला सब्सक्राइब बटन दिख रहा है ना, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। ऐसा ना हो कि यमराज को बोलना पड़े कि बंदे ने पूरी वीडियो देख ली पर सब्सक्राइब नहीं किया। तो बिना यमराज के डंडे के डर के चुपचाप सब्सक्राइब मारो और फैमिली का हिस्सा बन जाओ।